बच्चों, आपने समझा कि जनसंचार क्या है और जनसंचार की परिभाषा भी आपने समझी। अब हम बात करेंगे कि जनसंचार की भाषा क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब से मानव जाति ने जन्म लिया, जनसंचार का प्रयोग किया जा रहा है। बस अंतर रहा है जनसंचार माध्यमों का समय के साथ उनके स्वरूप का बदलते जाना। तो पहले मनुष्य अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए इशारों का प्रयोग करता था, संकेतों का प्रयोग करता था, तरह तरह की बोलियों के द्वारा भी वो संदेश पहुंचाता था। अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाकर आपने देखा होगा कि जब उत्खनन में चीज़ें निकलती हैं और पुरातत्ववेत्ता आपको बताते हैं कि उन्होंने खोज की है, जैसे कि पत्थरों पर बहुत सारे संदेश लिखे हुए होते हैं, कई स्थानों पर बहुत सारे संदेश लिखे हुए होते हैं और चित्र बने हुए होते हैं, जिसके माध्यम से वो पुरानी बातों को समझते हैं, प्राचीन सभ्यताओं को समझते हैं। तो कहते हैं कि चिन्हों के माध्यम से भी जो है वो बताया गया है। तरह तरह की बोलियों के माध्यम से एक दूसरे से संदेश पहुंचाया जाता है। राजा महाराजा के समय में जनसंचार के लिए दुंदुभी और नगाड़ों का प्रयोग किया जाता था। यानी एक व्यक्ति नगाड़ा बजाता हुआ जाता था और जोर जोर से आवाज़ लगाता था। लोग इकट्ठा हो जाते थे और सुनते थे कि वो क्या संदेश देने आया है। इन्हें बजाकर जनसमूह को एकत्र कर फिर उन तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी। सामाजिक समारोहों, किसी घटना की जानकारी देने के लिए, शासकीय संदेश को बताने के लिए नगाड़ा बजाकर सबको एकत्र किया जाता था। उस संदेश का प्रसारण किया जाता था ताकि कुछ ही क्षणों में पूरे गांव अथवा क्षेत्र में वह संदेश प्रत्येक नागरिक तक पहुंच जाए। हर युग में जनसंचार के अलग अलग माध्यम रहे हैं, लेकिन माध्यम में सबसे बड़ी बात जो आती है वो होती है भाषा की, कि आप जनसंचार का कोई भी माध्यम अपनाइए, किंतु आप जो बोलें, जो भाषा आप प्रयोग में लें, वो भाषा दूसरे तक आसानी से पहुंचनी चाहिए, संप्रेषित होनी चाहिए, उसे समझ में आनी चाहिए। तो कहते हैं संदेश की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी संदेश यदि आप दे रहे हैं तो आपको सरल भाषा में देना चाहिए। कारण क्या? कारण ये है कि जो एक समूह है सामने सुनने वाला, उसमें पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग के भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या कम बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। तो संदेश अगर सामान्य भाषा में होगा, सरल भाषा में होगा, तो सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिस वर्ग समूह को संदेश प्रेषित कर रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर दो व्यक्तियों की भाषा समान नहीं होगी तो संदेश प्रसारित नहीं हो पाता। कहने वाला और सुनने वाला एक ही भाषा को जानने वाला होना चाहिए, एक ही भाषा को समझने वाला होना चाहिए, तभी संदेश आसानी से प्रसारित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे अगर आप राजस्थानी भाषा बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति इंग्लिश जानता है, वो राजस्थानी भाषा नहीं जानता, तीसरा व्यक्ति हिंदी भाषा जानता है और अन्य भाषा नहीं जानता, तो वे आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। किसी भी संदेश को वो सुन तो लेंगे लेकिन समझ नहीं सकते, तो संदेश प्रसारित नहीं होगा। अब कहते हैं कि किसी भी समूह को संदेश देते समय यह ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की वर्तनी की त्रुटि ना हो। आप देखिए, जैसे कि कई शब्द एक से होते हैं जिसमें हल्का हल्का सा अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं उन शब्दों को तो उनका अर्थ बदल जाता है। किसी भी शब्द को जब हम हल्का सा भी एक आध वर्ण इधर उधर कर देते हैं तो उससे अर्थ बदल जाता है, तो संदेश जो है वो सही रूप में प्रसारित नहीं हो पाता। तो वर्तनी की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की वर्तनी की त्रुटि होती है तो उससे अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही बात है ये। जिस प्रकार से हम संकर शब्द यूज़ करते हैं और एक शब्द यूज़ करते हैं शंकर। शंकर का मतलब होता है भगवान शिव और शंकर का मतलब होता है मिश्रण, एक प्रकार से कचरा आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ शब्दों के अर्थ बहुत बदल जाते हैं। इस प्रकार से क्या है कि वर्तनी की यदि हम त्रुटि करते हैं, उच्चारण हमारा सही नहीं होता है, तो संदेश सही रूप में प्रसारित नहीं हो पाता। तो भाषा
का जहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए, वहीं पर उच्चारण भी हमारा स्पष्ट होना चाहिए और वर्तनी की त्रुटियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो संदेश प्रेषित किया जा रहा है वो सारगर्भित और तथ्यपरक होना चाहिए। यानी संदेश जो दिया जा रहा है वो सारगर्भित होना चाहिए, यानी कम शब्दों में कहा हुआ लेकिन इतने सरलता से, इतनी आसानी से समझ लेने वाले शब्दों में कहा हुआ होना चाहिए जो कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और उसमें कोई फालतू बातें भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम जब कभी बात करना शुरू करते हैं तो जो हमें एक संदेश पहुंचाना होता है वो 2 या 4 वाक्यों का संदेश होता है जिसे हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन 2-4 वाक्यों को हम 10-15 वाक्यों तक पहुंचा देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अन्य बातें साथ में बोलते हैं तो मूल संदेश कहीं गुम हो जाता है, मूल संदेश व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वो दूसरी बातों में उलझ जाता है। इसलिए हमें मूल संदेश प्रेषित करना चाहिए और वो सारगर्भित होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए, यानी सच होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोलना शुरू कर दें और हमें पता ही ना हो, हमें जानकारी ही ना हो। तो जब हम संदेश प्रसारित करें तो उसकी हमको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि तथ्यपरक जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालांकि पुस्तक में ये बात आपके आगे आएगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, इसमें एक बात और मायने रखती है और वो ये है टारगेट टू पीपल, यानी लोगों को टारगेट करना, उस समूह को टारगेट करना जिसको आप संदेश दे रहे हैं। अगर आप बच्चों को संदेश दे रहे हैं तो बच्चों जैसी भाषा में बात कीजिए, अगर आप बड़ों को संदेश दे रहे हैं तो बड़ों जैसी भाषा में बात कीजिए। यदि आप ऐसे वर्गों को संदेश दे रहे हैं जो कि बहुत ही कम पढ़ा लिखा है तो उस तरीके से आप बात कीजिए ताकि वो आसानी से समझ जाए। इसी प्रकार से यदि आप बुद्धिजीवी वर्ग को संदेश दे रहे हैं तो बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी क्योंकि सारे मैटर को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम कम शब्दों में भी उन्हें समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से टारगेट टू पीपल का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस समूह को संदेश दे रहे हैं, उस समूह के आधार पर ही हमें भाषा का चयन करना चाहिए, उस समूह के आधार पर ही हमें भाषा की सरलता और सुगमता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संदेश दिया जाता है वह संदेश बिल्कुल सही तरीके से संप्रेषित हो जाता है और सफल संप्रेषण में भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।